नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में 27 नवंबर से मौसम करवट लेगा। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान बर्फबारी देखी जा सकती है। वीकेंड पर शिमला में बड़ी चहल पहल देखी गई है। वहीं मॉल रोड और रिज मैदान पर भारी भीड़ देखी गई। आपको बता दें, बर्फबारी के बाद पर्यटन गति पकड़ता हुआ नजर आएगा। हिमाचल में 27 नवंबर से मौसम करवट लेने वाला है। वहीं मौसम विभाग की ओर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई गई हैं। वीकेंड पर शिमला में बड़ी चहल पहल देखी गई है। मॉल रोड और रिज मैदान पर इस दौरान भारी भीड़ देखी गई। बर्फबारी के बाद पर्यटन गति पकड़ता हुआ नजर आएगा। हिमाचल में 27 नवंबर से मौसम करवट लेने वाला है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान बर्फबारी देखी जा सकती है। वहीं वीकेंड पर शिमला में बड़ी चहल पहल देखी गई। मॉल रोड और रिज मैदान पर भीड़ देखी गई। वहीं बर्फबारी के बाद पर्यटन गति पकड़ता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, हिमाचल में बर्फबारी के बाद काफी टूरिस्ट पहुंचते हैं। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस दौरान बर्फबारी देखी जा सकती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से। वहीं वीकेंड पर शिमला में बड़ी चहल पहल देखी गई है। मॉल रोड और इस मैदान पर इस दौरान भीड़ देखी गई। वहीं बर्फबारी के बाद पर्यटन गति पकड़ता हुआ नजर आएगा। हिमाचल में 27 नवंबर से मौसम करवट लेने वाला है, यानी कयास लगाए जा रहे हैं। बर्फबारी के बाद से पर्यटकों की भारी भीड़ शिमला पहुंचेगी। वहीं इस दौरान पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं। हिमाचल में आज से मौसम करवट लेने वाला है। आज से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जताई गई हैं। वीकेंड पर शिमला में बड़ी चहल पहल देखी गई है। इसी खबर पर शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, बर्फबारी को लेकर आज से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पर्यटन के लिए कितना जरूरी हो जाता है, जिसके बाद से पर्यटक एक बड़ी संख्या में शिमला का रुख करते हैं? जी बिल्कुल। कि जब अक्टूबर महीने में मौसम खराब हुआ तो हिमाचल प्रदेश में जो सर्दियों का आगाज है वो सामान्य सालों के मुकाबले इस बार तेजी से रहा। तो ऐसे में बर्फबारी की जो संभावनाएं हैं उसको लेकर लोगों में उत्साह था। और बीते दिनों जो मौसम विभाग केंद्र की ओर से जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक आज से यानी कि 26 नवंबर के बाद से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की बात कही गई थी, जिसके चलते यहाँ पर मौसम खराब होने की भी जानकारी दी गई थी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में आज के दिन जो है बता दें आपको, लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो आइसोलेटेड इलाके हैं उनको लेकर यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है। वहाँ पर हल्की बर्फबारी जो है दर्ज की गई है। हालांकि ये सब सुबह तक की रिपोर्ट है। इसके अलावा आज पूरे दिन भर जो है प्रदेश भर में के कई इलाकों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, वहां पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले शाम तक यानी कि कई इलाकों में और बर्फबारी हो। और जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होती है तो इसका असर निश्चित तौर पर मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है, जहां पर जो है अगर थोड़ी देर में जो है बर्फबारी की या थोड़ी बारिश या इससे संबंधित जो चीजें हैं वो ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जब मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी दी गई तो सबसे बड़ी बात विजिबिलिटी को लेकर कही गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि न केवल ऊंचाई वाले क्षेत्र बल्कि मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र और जो समतल इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, वहां भी विजिबिलिटी जो है प्रभावित हो सकती है मौसम बदलने के उसके कारण। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में यहाँ पर कितना जो है मौसम का प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार जो है अब हिमाचल प्रदेश में जो है मौसम जब करवट लेगा तो इसका असर बहुत सारी चीजों पर पड़ता है, ना केवल यहाँ की बागवानी पर बल्कि एक बड़ा प्रभाव पर्यटन बाजार पर भी पड़ता है। और अगर बर्फबारी होती है, क्योंकि जैसे हालात बन रहे हैं, सर्दियों ने जैसे जल्दी आगाज किया इस बार, तो अगर बर्फबारी हुई तो लगातार पर्यटकों की आमद भी बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से मौसम बना रहा और पर्यटक भी कम मात्रा में हिमाचल पहुंचे हैं। हालांकि बीते रोज वीकेंड पर एक बार हल्की चहल पहल जो है बढ़ती हुई नजर आई और उसने कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग हैं उनके लिए एक सौगात की खबर लाई। लेकिन अभी भी पर्यटक उस मात्रा में हिमाचल प्रदेश नहीं आ रहा है जिसकी दरकार है। तो ऐसे में आने वाले समय में पर्यटक किस तरह से देखते हैं इस चीज को, क्योंकि मौसम खराब होगा और सबसे ज्यादा जो पर्यटक इंतजार करते हैं वो इस बात का करते हैं कि जल्द बर्फबारी हो और वो
बर्फबारी का जो है लुत्फ उठा सके। तो ऐसे में अब पर्यटक इस बात के इंतजार में है कि जल्द ही बर्फबारी हो और वो हिमाचल का रुख कर सके। जी अमन। वहीं रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर बर्फबारी को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बर्फबारी होती है, पर्यटकों का आना तो होता ही है, लेकिन इसी बीच कुछ समस्याएं भी बन जाती हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और बीते दिनों भी जब हिमाचल प्रदेश में जब भी बारिशें बरसात हुई है तो न केवल मौसम विज्ञान केंद्र एक्शन मोड में आता है, बल्कि उसके साथ प्रशासन पर भी एक जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और आज जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है तो इसी को लेकर प्रशासन की ओर से भी गाइडलाइंस तय की जाती हैं, खास तौर पर उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, उन ट्रैकिंग इलाकों में जहां पर लोग अक्सर ट्रैकिंग करने जाते हैं, लेकिन बर्फबारी उन क्षेत्रों में होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में उन इलाकों को लेकर अधिक सेंसिटिव बना दिया जाता है। ऐसे में उन इलाकों के लिए ज्यादा प्रोटेक्टिव जो माहौल है उसको तैयार करने की कोशिश की जाती है। और न केवल अगर बर्फबारी ज्यादा होती है, अगर बारिश की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे में कई और जो है गाइडलाइंस वो भी है प्रशासन की ओर से जारी की जाती है। और इसके अलावा जो तमाम ऐसे पर्यटन क्षेत्र है जहां पर लगातार जो भीड़ रहती है पर्यटकों की, वहां पर पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी जाती है। और ये रूटीन वर्क है, इसमें लगातार ये जो है प्रदेश सरकार की ओर से हर साल की तरह कार्रवाई की जाती है। अब आने वाले समय में क्योंकि मौसम पर सब डिपेंड होगा कि मौसम किस तरह से रुख हिमाचल प्रदेश के अंदर लेता है, और उसी हिसाब से फिर प्रशासन को भी अपनी कमर कसनी होगी। जी वहीं रॉबिन, आपसे एक और सवाल है मेरा कि क्या इस बात को मान लिया जाए, आपने भी कहा कि पर्यटकों में उस तरह का उत्साह नहीं देखा जा रहा है, क्या इस बात को मान लिया जाए कि हिमाचल में जिस तरह से आपदा आई थी उसके बाद से पर्यटकों में एक तरीके का फिलहाल डर देखा जा रहा है, क्योंकि आपदा आने के बाद से पर्यटकों ने एक तरीके से रुख करना कम किया था, यह खबर सामने भी आई थी। जी बिल्कुल, देखिए आपदा का असर जो है वो पर्यटन बाजार पर बहुत बुरी तरीके से पड़ा। पहले तो काफी समय तक हिमाचल प्रदेश में पर्यटक आ ही नहीं पाए, और अब जब एक बार पर्यटन के लिए जो माहौल है वो तैयार हुआ हिमाचल प्रदेश में, तो कुछ ऐसे फैसले भी थे जिनकी वजह से भी कहा जा रहा है कि पर्यटन को जो है क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में हानि हुई। बात उसमें टैक्सेशन की हो, बात उसमें जो रिवाइवल मूड में जब हिमाचल प्रदेश धीरे धीरे आया तो उसमें भी कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश से जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश आता था उसको कहीं ना कहीं सेटबैक लगा। अब इसके बाद क्योंकि अब रास्ते तकरीबन खुल चुके हैं, सरकार लगातार इस बात को लोगों के बीच ले जा रही है कि हिमाचल अब पर्यटकों के लिए दुरुस्त है, हिमाचल पर्यटकों के लिए सुरक्षित जगह है। सरकार इस बात को लेकर लगातार पर्यटकों के बीच जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे और फैसले भी है जिन्होंने जो पर्यटन कारोबार है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, जैसे वो टैक्सेशन का इशू हो रहा हो, लगातार बना रहा। तो ऐसे में अब अगर आप अधिक मात्रा में हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं या टूरिज्म को लाना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक सुविधाएं जो है उपलब्ध करवानी होगी। और ये बिल्कुल बेसिक है टूरिज्म का। अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म किस ओर लेगा, किस दिशा में बढ़ेगा, ये तय होगा कुछ मौसम पर और कुछ सरकार की नीतियों पर। जी अमन। तो यहां पर मॉल रोड और इस मैदान पर भीड़ देखी गई। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतिनिधियों ने सीएम सुक्खू को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें प्रतिनिधियों ने सीएम से मांग रखी है, वहीं आवेदन देने की मांग को लेकर इस दौरान ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं सचिवालय के बाहर 3 दिनों की हड़ताल पर हैं सीटू कर्मचारी, वहीं अपनी मांगों को लेकर सीएम से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीटू प्रतिनिधियों ने सीएम से मांगे रखी हैं। शिमला से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने, आवेदन देने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। वहीं सचिवालय के बाहर 3 दिनों की हड़ताल पर हैं सीटू के प्रतिनिधि, वहीं अपनी मांगों को लेकर सीएम से मुलाकात की है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने, बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें यहां पर बयानबाजियों का दौर जारी है। रेल परियोजना को बाधित करने का आरोप लगाया गया है। वहीं करण नंदा ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए हैं, परियोजना के कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं कांग्रेस नेता, ये कहना है यहां पर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, करण नंदा ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए हैं। खबर शिमला से सामने, बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सड़कों पर उतरने की बात ही नहीं है। गारंटी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की तो गारंटी थी नहीं। ये गारंटी है
प्रियंका गांधी वाड्रा, भूपेश बघेल, उसके बाद अपना राजीव शुक्ला और इस प्रकार जो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश जी की, तो जनता जो है खुद ही इनका घेराव करेगी कूचे कूचे पे जाकर। भारतीय जनता पार्टी को विरोध करने की जरूरत नहीं है। ये गारंटियां जो है इनके लिए खुद ही एक बहुत बड़ा विरोध बन चुकी है और जिस प्रकार इनकी अंतरकला है उनका डबल विरोध की इनको बधाई हो। हमीरपुर में एक दिवसीय दौरे में आयोजित कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा और 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भ्रष्टाचार के बारे में पिछली सरकार से पूछना चाहिए। वहीं मेडिकल कॉलेज पर अनुराग ठाकुर के बयानों पर कहा कि अनुराग ठाकुर हमीरपुर के लिए ट्रेन लाने के बारे में सोचें, फिजूल में बयानबाजी ना करें। देखिए, भ्रष्टाचार तो पिछली 5 साल की सरकार से पूछना चाहिए उन्हें कि हमारी सरकार के समय तो कोई खुला नहीं है। हमारी सरकार के समय तो जो खुले हैं उनसे कंसेंट ऑफ ऑपरेशन भी उनकी पूरी है, माइनिंग प्लान भी पूरा है और लीज भी पूरी है। तो जो अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा है तो उसकी सूचना वो संसद सदस्य है तो वो मुझे पत्र लिखकर दे सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार का कोई ज़्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव हैं। उस 5 राज्यों के चुनाव के बाद आगे देखते हैं कि हाईकमांड क्या निर्णय लेता है। जयराम जी को ये पूछना चाहिए कि आपके समय का यह कानून बनाया, हमने कोई अमेंडमेंट नहीं लाइए कोई अमेंडमेंट। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो जनता को ठगते रहे हैं। पर अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वोटिंग राइट है वो तो एक्ट में आप ही ने रखा हुआ है, हमने तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की है। कोई अमेंडमेंट लाइए उस एक्ट में इम्प्लीमेंट, जब उसमें ऑलरेडी है तो हमने बोला उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी का आपको जल्दी पता लगेगा और प्रत्याशी नाम से नहीं, अब चुनाव चिन्ह से लड़ा जाएगा, हाथ का निशान जिसके पास होगा। मेडिकल कॉलेज तो हमारा बनाया हुआ है, हमारे कारण ही वो कंप्लीट हुआ है, हमारे कारण ही उसमें पैसा आया है। आपने क्या किया उसमें योगदान? आप उन्ना से हमीरपुर की ट्रेन चलाओ। धन्यवाद। मंडी शहर में पंचवक्त्र मंदिर के पास बना पुल बरसात के मौसम में टूट गया था, जिस वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आपसी सहयोग से सुक्ति के पास एक पगडंडी बनाने का कार्य शुरू कर दिया। साथ ही अन्य लोगों ने भी अपना सहयोग दिया। लोगों ने टूटे फूटे पत्थरों का इस्तेमाल कर आने जाने का रास्ता तैयार किया। प्रदेश सरकार के मेयर डिप्टी मेयर चुनाव में विधायकों को वोटिंग राइट को लेकर लगातार सियासी जंग छिड़ी हुई है। प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा, वोटिंग राइट देने के निर्णय पर कोर्ट जाएंगे, साथ ही इस पर कानूनी तौर पर जांच पड़ताल होगी और उसी आधार पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। साथ ही जयराम ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की इसके पीछे की मंशा यही है कि जोड़ तोड़ कर अपने मेयर और डिप्टी मेयर बनाए जाएं, लेकिन सरकार की यह मंशा पूरी नहीं होगी। देखिए, उसका सीधी सी बात है, ये जो विधायकों का वोट का अधिकार की जो नोटिफिकेशन करी है वो इस वक्त वो कर नहीं सकते थे। सही बात। कारण यह है कि इसके लिए एक्ट में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, पहली बात। और अगर एक्ट में अमेंडमेंट होनी है तो वो विधानसभा के अंदर होनी है। और इन्होंने जो किया विदाउट जो है वो जो कैबिनेट की अप्रूवल के बिना ही एक सीधा ही नोटिफिकेशन कर डाला है, जो कानूनी तौर पे मैं मानता हूं कि वो वैध नहीं है। और उस दृष्टि से विधानसभा का जब सत्र जो है वो आहूत कर दिया गया है, बुला लिया गया है, 19 तारीख से विधानसभा का सत्र है, तो ऐसे में ये इस निर्णय को नहीं करने के लिए मतलब ये इस निर्णय को कर नहीं सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने वर्तमान में जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और इसको हमको लीगली हम देख रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें कोर्ट में भी जाने की बात चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला मैदान में पारंपरिक मोटे अनाजों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेले में अनाज के खाद्यान्नों की पौष्टिकता और औषधि गुणों की जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत
महिलाओं के समूहों को तैयार किया गया है। साथ ही पकवानों की लोग मांग कर रहे हैं। वहीं महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि ग्रामीण विलुप्त प्राय मोटे अनाजों को फिर से उगाना शुरू करें। इसे एक रोजगार के विकल्प के रूप में भी अपनाया जा सकता है। प्रोडक्ट है, पुराना अनाज है, इसको खाइए और अपना लोकल स्वदेशी बनिए। अपना हिमाचली का प्रोडक्ट है, पहाड़ी प्रोडक्ट जो हमारा आता है, इसको खाने से क्या होता है, शुगर नहीं होता, पेट में बाया नहीं होता और आदमी की सेहत बरकरार रहती है। और लोगों के अंदर अभी जागरूक हम कर रहे हैं इस चीज को। हम रात दिन भाग दौड़ करते हैं, इसीलिए लोग अपना प्रोडक्ट को भूल नहीं जाए और सब पंजाब की ओर जाए। नमस्कार सर, मैं भारती शर्मा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं, उसका एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन सशक्त नारी सब पे भारी से जुड़ी हूँ, जो हमारे ब्लॉक लेवल की फेडरेशन है। इसमें हमारे समूह की महिलाएं घर पे रह के कई आजीविका के लिए कई कार्य कर रही है और उसके साथ साथ हमारी महिलाएं अभी हमें सरकार जो है मोटे अनाजों पे जैसे जोर दे रही है, तो हमने ये मार्केट के नाम पर जो है यहाँ होड़ मची हुई है, लेकिन हमने कोशिश की है कि रामपुर का जो प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है, जो लोग अपने फसलें, जो पुरानी फसलें हैं, जो जिससे निरोग मुक्त होते हैं, जिनको खा के निरोग मुक्त होते हैं, टोटल ऑर्गेनिक, उन फसलों को लोगों तक पहुँचाना, उनकी जानकारी, खासकर जानकारी के लिए उन लोगों तक पहुँचे कि हमारी पुरानी फसलें के अनाज कैसा होता है और उन अनाजों को सही दाम पर लोगों तक पहुँचाना है। इस दिशा में हमने इस शॉप को खोला है और बहुत अच्छा, लोगों का बहुत अच्छा। मेरा नाम रेखा शर्मा। आज हम लवी ग्राउंड में आए हुए हैं। यहाँ पे लोगों द्वारा अपने ऑर्गेनिक उत्पाद बेचने के लिए लाए हुए हैं। हम ये लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि लोग अपनी घरेलू चीज़ें खरीदारी करें, घरेलू चीज़ की। ये ऑर्गेनिक भी होते हैं और लोग पौष्टिक भी होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहिणी मेहता है, मैं पंचा पंचायत से हूँ, 15-20, और हमने यहाँ पे लवी ग्राउंड में इस बार स्टॉल लगाई है मोटे अनाजों से जो बनते हैं, जैसे सिड्डू हो गए, मोमोज हो गए, चाय हो गई पौधे की, इसलिए। और वैसे हमारे जैसे खेतों में अब लोग बहुत कम अनाज उगाते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मतलब ये। पांवटा साहिब उद्योग संसदीय मामले में आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बैठक की। शिलाई लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के बारे में चर्चा की गई। उद्योग मंत्री ने शिलाई में लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं उद्योग मंत्री ने बताया कि शिलाई अस्पताल के भवन निर्माण कार्य की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इसके कार्य के लिए टेंडर अगले माह लगा दिया जाएगा, जिसके बाद इसका निर्माण कार्य जल्द आरंभ कर दिया जाएगा। शिलाई चुनाव क्षेत्र में मैंने जो है शिलाई में सभी अधिकारियों से बैठक ली है और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं लटके हुए हैं, विशेष करके शिलाई हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग का है वो मैंने आज XNPWD से बैठकर कहा और मैंने उनको कहा कि अगले महीने जो है इसकी जो DPR बन चुकी है, एस्टीमेट बन चुका, अगले महीने इसकी जो है टेंडर हो जाएंगे, पाई गई है और जल्द जो है उसके टेंडर लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है दुबोड़ से टिटियाना होकर के ठोंटा जाखल कोई रोड जा रही है, उसका भी आज मैंने निरीक्षण किया और मैंने उसमें 5 लाख रुपए भी दिए हैं। और हमारी कोशिश है कि शिलाई चुनाव क्षेत्र के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, DPRs बने, जैसे बाली कोटी से एक रोड जो है नेड़ा होकर के जो है शर्ली जाएगी, मैंने विभाग को कहा है उसकी जो DPR बनाई जाए वो भी 4-5 करोड़ रुपए की बनेगी, क्योंकि एक ये ऑल्टरनेट रूट जो है शिलाई के लिए, ऑल्टरनेट रूट जो है वो बनेगा और इससे जो है विकास नगर की जो दूरी है बजाय टिल्ली को फट्टा होकर के हम सीधे शिलाई से जो है 1.5 घंटे में जो है विकास नगर जो पहुँच जाएंगे। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी हमने समीक्षा की है। चंबा की सड़कों पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। चंबा पर अधिकतर सड़क हादसे उन स्थानों पर देखने को मिलते हैं जहां सड़कों के किनारे क्रैश बैरियर व पैराफीट की कमी देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों ने भी मार्ग पर क्रैश बैरियर की मांग की गई, परंतु मांग को लेकर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं दूसरी ओर
लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता जोगिंदर कुमार ने बताया कि सड़क पर जगह जगह क्रैश बैरियर लगाए गए थे और कुछ शरारती तत्वों ने क्रैश बैरियर को चोरी करने का काम किया। डुगली मार्ग में हमने मैक्सिमम क्रैश बैरियर लगे हुए हैं और कुछ क्रैश बैरियर जो थेफ्ट हो रहे हैं इसमें, जिसकी हमने कंप्लेंट भी लिखवाई थी। तो बाकी तो जगह जगह लगे हुए हैं। जैसे भी अब कोई प्रोविजन आता है, फंड्स आते हैं, तो जहां जरूरी होगा तो उसको फंड, जैसे फंड की अवेलेबिलिटी होगी तो उसमें और लगा दिए जाएंगे। बीजेपी जिला अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक की गई। अध्यक्ष बलवीर चौधरी के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। बैठक में 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई। चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव पूरे देश में होने जा रहे हैं और उन चुनावों को लेकर भी ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। बलवीर चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो पिछले 10 वर्षों में देश और प्रदेशों का विकास किया है, निश्चित तौर पर उसका भी लाभ बीजेपी नेतृत्व को मिलेगा। साउथ वर्ल्ड स्कूल में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल शांडिल के साथ कसोली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। साथ ही संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को याद किया गया। देशभक्ति गीतों से कार्यक्रम का आरंभ हुआ। बच्चों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया। विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।